लास्ट क्लास में ना हमने क्लास तक डिस्कशन किया था कि क्लास क्या होती है। क्लास का नाम जैसे डेमो, फिर इस क्लास के पास क्या क्या वेरिएबल हो सकते हैं लाइक एक्स और वाई, और क्या हो सकता है लाइक फ्लोट जेड। ये क्लास क्या काम कर सकती है, वो काम ले सकते हैं लाइक वॉइड गेट इनपुट, कर्ली ब्रेस स्टार्ट कर्ली ब्रेस बन समथिंग लाइक दिस। फिर लास्ट में इसका कर्ली ब्रेस क्लोज करके हम क्या लगा देते हैं, 7। ये क्लास है। इस क्लास का मतलब है कि जब आप डेमो नाम से कुछ भी बनाओगे लाइक डेमो डी, तो इस डी के पास एक एक्स होगा, एक वाई होगा और एक कौन होगा, जिसमें एक्स इंटीजर टाइप का होगा, वाई इंटीजर टाइप का होगा और जेड कैसा होगा। तो 2 बाइट मेमोरी इसको लगेगी, 2 इसको लगेगी, 4 इसको लगेगी, और टोटल मेमोरी कितने बाइट लग जाएगी, 8 बाइट। और इस डी से आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो जैसे आप हमेशा करते थे, डी डॉट गेट इनपुट। जैसे ही मैं कॉल करूंगा मैं इस फंक्शन में आ जाऊंगा और इस फंक्शन में जो भी कोड लिखा होगा वो रन हो जाएगा। अगर मैं इस फंक्शन में लिख देता हूं x में 1 कर दो, y में 2 कर दो और z में 3.0 कर दो, मैंने किससे कॉलिंग की है इसकी, d से। तो d के x में 1 आ जाएगा, d के y में 2 आ जाएगा और d के z में क्या आ जाएगा, 3.0। तो ये जो चीज है इसको हमने बोला क्लास। फिर हमने बोला क्लास में 2 चीजें होती है। क्लास में 2 चीजें होती है। क्या क्या चीज होती है, कैसे बनाते हैं क्लास का नाम कर्ली ब्रेस स्टार्ट। इसमें 2 चीजें होती है, एक होते हैं वेरिएबल्स और एक होते हैं फंक्शंस। ये वेरिएबल्स थे मेरे एक्स वाई जेड और ये मेरा क्या था, फंक्शन था। जो वेरिएबल्स होते हैं उनको एक नाम दिया जाता है डेटा मेंबर्स, या फिर एक नाम और दिया जाता है एट्रीब्यूट्स। जो फंक्शन होते हैं उनको एक नाम दिया जाता है फंक्शन या फिर मेंबर फंक्शन, बेटर नाम है मेंबर फंक्शन, या फिर एक और बोला जाता है बिहेवियर। जैसे मान लो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के पास क्या क्या होता है, एरिया। जो एरिया होता है वो एक फॉर्मूला होता है h मल्टीप्लाई बाय w। तो अगर कोई मुझे बताओ कि रेक्टेंगल की क्लास बनानी है तो मैं कहूंगा क्लास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के पास क्या क्या होगा, हाइट होगी, विड्थ होगा, एरिया होगा, हाइट विड्थ एरिया, और क्या होगा, वॉइड कैलकुलेट या गेट एरिया। एरिया के लिए ए में क्या कर दूंगा, h मल्टीप्लाई बाय। ये मेरे पास एक क्लास बन गई। क्लास बनने का मतलब क्या हुआ, एक क्लास ने बताया इसके पास क्या क्या होगा, HWA होगा, और ये क्या कर सकता है। लेकिन ऐसा करने से ये नहीं बना। ये कब बनेगा रेक्टेंगल, जब मैं बोलूंगा इंट मेन रेक्टेंगल R, तो एक रेक्टेंगल बनेगा। R डॉट H इक्वल टू 10, तो R डॉट H की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। R डॉट W इक्वल टू 20, W की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। फिर मैं बोलूंगा R डॉट गेट एरिया। ऐसा करने से हम इस फंक्शन में चले जाएंगे, H और W को मल्टीप्लाई करके किस में डाल दिया जाएगा, A में। अब कोई पूछते मेरे से R का साइज क्या है, R का साइज क्या है, 6। H 2 बाइट का, W 2 बाइट का, A 2 बाइट का। फंक्शंस
ऑब्जेक्ट के साइज में नहीं होते। आर के साइज में गेट एरिया नहीं आएगा, आर के साइज में कौन आएगा, जो इसके अंदर हमने क्या बनाए गए हैं, डेटा मेंबर्स बनाए गए। तो जब हम सी प्लस प्लस में एंटर हो ही गए तो हमने कहा था कि सी प्लस प्लस में 3 तरह के वेरिएबल्स होते हैं। लास्ट क्लास का डिस्कशन है। अगर मैं वेरिएबल्स की बात करता हूं सी में, तो सी में हमने कहा था एक लोकल वेरिएबल होता है और एक ग्लोबल वेरिएबल होता है। लोकल वो जो फंक्शन के अंदर है, चाहे वो पैरामीटर में है या फंक्शन के अंदर है। ग्लोबल वो जो फंक्शन के बाहर है। लेकिन जैसे ही मैं सी प्लस प्लस में एंटर करता हूं तो यहां पे एक और वेरिएबल हो गया जिसको हमने क्या बोला, डेटा मेंबर्स। वो वेरिएबल जो क्लास के अंदर है, वो वेरिएबल जो किसके अंदर बनाया गया है, क्लास के अंदर। क्लास के फंक्शन के अंदर नहीं, क्लास के अंदर, क्योंकि फंक्शन के अंदर वाले कौन से होंगे, लोकल। तो यहां पर तीसरा वेरिएबल ऐड हुआ, डेटा मेंबर। तो हम डेफिनेशन क्या बोलेंगे, लोकल वो वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर है, चाहे वो फंक्शन मेंबर फंक्शन है चाहे वो ग्लोबल फंक्शन है। दूसरा ग्लोबल वो वेरिएबल जो क्लास के भी बाहर है और फंक्शन के भी बाहर है। और डेटा मेंबर वो वेरिएबल जो क्लास के अंदर है। ओके, फंक्शंस भी हमने कहा 2 प्रकार के हो गए। सी में सिर्फ एक ही प्रकार के फंक्शन होते थे जिनको हम क्या बोलते थे, ग्लोबल। सी में एक ही, जिसको हम नॉर्मली फंक्शन ही बोलते थे। यहां पे 2 है, एक ग्लोबल फंक्शन और एक ग्लोबल फंक्शन कौन से, जो क्लास के बाहर बनाए गए। मेंबर फंक्शन कौन से, जो क्लास के अंदर बनाए गए। तो ये लास्ट क्लास का हमने डिस्कस किया था कि क्लास क्या होती है, क्लास के अंदर क्या क्या लिख सकते हैं। क्लास जैसे वेरिएबल्स लिख सकते हैं, फंक्शंस लिख सकते हैं। वेरिएबल को डेटा मेंबर कहते हैं, फंक्शन को मेंबर फंक्शंस कहा जाता है। ओके, तो सिर्फ और एक हमने डिस्कस किया था कि क्लास सिर्फ ब्लूप्रिंट या नक्शा है। ब्लूप्रिंट या नक्शे का क्या मतलब है, क्लास बनाने से मेमोरी ऑक्यूपाइड नहीं होती। क्लास बनाने से मेमोरी मतलब आप घर का नक्शा बनवाते हो, घर बनाने से पहले, तो उस नक्शे में आप नहीं रह सकते ना, वो तो सिर्फ एक जरिया है जिसका यूज करके आप घर बनाओगे। तो क्लास बनाने से मेमोरी एलोकेट नहीं होती। मेमोरी एलोकेशन किससे होती है, किसको बनाने से, ऑब्जेक्ट को बनाने से। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं लिखूं, क्लास के वेरिएबल को ऑब्जेक्ट कहते हैं, वेरिएबल को ऑब्जेक्ट कहते हैं। सिंटैक्स है क्लास का नेम स्पेस ऑब्जेक्ट का नेम सेमीकोलन। ऑब्जेक्ट का नेम अकॉर्डिंग टू आइडेंटिफायर रूल्स। मतलब नाम डिजिट से चालू नहीं होगा, नाम में स्पेस नहीं आएगा। अगर मेरे पास क्लास का नाम डेमो है और कोई मुझे बोले डेमो क्लास के 2 ऑब्जेक्ट बनाओ, तो मैं लिख दूंगा डेमो D1 D2। D1 डेमो क्लास का है, D2 डेमो क्लास का है। या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेमो D1 डेमो D2। ये तो वही है ना, 2 इंटीजर वेरिएबल बनाओ, इंट x, y। ऐसे भी बना सकता हूं, इंट x और इंट y। कोई बोलता है मेरे पास क्लास का नाम है रेक्टेंगल, ऑब्जेक्ट बनाओ रेक्टेंगल R। अगर कोई बोलता है कि ये स्ट्रक्चर है, तो ये स्ट्रक्चर का वेरिएबल है। अगर कोई बोलता है ये क्लास है, देन ये ऑब्जेक्ट है। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, क्लास के वेरिएबल को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो किसके लिए होता है, ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेशन होता है। एलोकेशन होता है ऑब्जेक्ट के लिए, क्या एलोकेशन होता है, मेमोरी। अब वही बात है, अगर ऑब्जेक्ट लोकल है तो कौन सी मेमोरी में होगा। अगर
ऑब्जेक्ट लोकल नहीं है, स्टैटिक स्टोरेज क्लास का यूज करके बनाया है या एक्सटर्न स्टोरेज क्लास का यूज करके बनाया है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल है, तो कहां पे होगा? डेटा सेगमेंट। अगर ऑब्जेक्ट को डायनेमिकली बनाया है तो कहां होगा? ये वही कॉन्सेप्ट है जो हमने सी में पढ़े थे कि अगर ऑब्जेक्ट लोकल बना रहे हैं, मतलब किसी फंक्शन के अंदर बना रहे हैं, तो वो स्टैक पे होगा। अगर वो स्टैटिक, एक्सटर्न, ग्लोबल में है तो डेटा सेगमेंट पे होगा। अगर वो डायनेमिकली बनाया गया है तो ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? हीप पर होगा। तो क्लास के वेरिएबल को ऑब्जेक्ट कहा जाता है जो रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है। मतलब रियलिटी में वर्ड एंटिटी, मतलब उसके लिए मेमोरी एलोकेशन होता है। उसके लिए क्या एलोकेशन होता है? मेमोरी एलोकेशन होता है। तो मानो अगर ये एक स्टूडेंट है तो इसके पास क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे? नेम, कोई भी 3 बताओ। नेम, आईडी, ब्रांच, क्लास, फादर नेम, ईमेल आईडी। देयर आर सो मेनी एट्रीब्यूट्स ना, सो मेनी एट्रीब्यूट्स। अब सपोज मेरे पास कोई कंपनी आई जो कह रहे हैं कि ओनली सीएस ब्रांच अलाउड। ओनली कौन सी ब्रांच अलाउड है? सीएस ब्रांच। और मैंने एक फंक्शन बना लिया इस क्लास के अंदर, चेक एलिजिबिलिटी। चेक एलिजिबिलिटी, क्या इस स्टूडेंट के पास ये चीज होगी? चेक एलिजिबिलिटी होगी नहीं। स्टूडेंट के पास तो यही चीजें है, लेकिन इस फंक्शन का यूज करके वो चेक कर सकता है कि वो एलिजिबल है या नहीं है। तो मानो ये पहला स्टूडेंट था जिसकी ब्रांच थी सीएस, जिसका नाम था S1, और ये दूसरा स्टूडेंट था S2 जिसकी ब्रांच थी ईसी, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब सपोज इसके लिए S1 के लिए ये फंक्शन कॉल करा चेक एलिजिबिलिटी, तो ये मुझे आंसर दे रहा है क्या? ट्रू। आप एलिजिबल हो, वो मुझे क्या आंसर दे रहा है? ट्रू। और अगर मैंने इसके लिए कॉल किया तो वो मुझे आंसर दे रहा है 0, या फिर मैं बोल देता हूं फॉल्स। इसकी कितनी कॉपीज बनेगी अगर ऑब्जेक्ट 2 है चेक एलिजिबिलिटी की? हाँ, फंक्शन की एक ही बनेगी। कहां बना है? क्लास तो एक ही है ना। क्लास तो यही बताएगी ना कि ऑब्जेक्ट के पास क्या होगा और वो क्या परफॉर्म कर सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल से बता दो। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लाइक मारुति, क्या मारुति आज तक जितने प्रोडक्ट बना चुकी है, हर प्रोडक्ट के लिए उसके पास नई मशीन है क्या? नहीं है ना, वो सेम मशीन ही है। या फिर हम बात करते हैं घरों में जूसर मशीन होती है, उसी का यूज करके हम कभी मैंगो शेक बना लेते हैं, कभी पाइनएप्पल शेक। ऐसा थोड़ी ना, सबके लिए अलग अलग है। ये जो चीज है ना, फंक्शंस, फंक्शंस हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग नहीं होते। जिस ऑब्जेक्ट से उनको कॉल करेंगे ना, वो उस ऑब्जेक्ट के लिए क्या करने लग जाते हैं? काम करने लग जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हो क्या? मैं वापस इसको प्रोग्रामिंग वे में लिखता हूं। देखो, आपने क्लास बनाई, क्लास स्टूडेंट। स्टूडेंट क्लास में आपने बताया उसके पास आईडी होगी, उसके पास नेम होएगा, उसके पास ब्रांच होगी, समथिंग लाइक दिस। आपने बताया वॉइड, सॉरी, इंट चेक एलिजिबिलिटी एक फंक्शन होगा जिसमें कुछ ऐसा कोड होगा, अगर ब्रांच इक्वल्स टू सॉरी strcmp ब्रांच कॉमा cs इक्वल टू 0 दे देता है, तो हम कहेंगे रिटर्न 1।
एल्स रिटर्न 0। ये मैंने एक क्लास बनाई, क्लास में मैंने बोला कि भाई स्टूडेंट है, स्टूडेंट के बाद 3 चीजें होगी, हर स्टूडेंट के बाद 3 चीजें होगी, आईडी, नेम और ब्रांच। और स्टूडेंट पे हम एक चीज चेक कर सकते हैं, क्या? चेक एलिजिबिलिटी। अगर उसकी ब्रांच सीएस के बराबर है तो वो 1 रिटर्न करेगा, वरना वो क्या रिटर्न करेगा? 0 रिटर्न करेगा। अब आप मेन फंक्शन में आए, अब आप आए मेन फंक्शन में, इंट मेन। मेन फंक्शन में आपने पहला स्टूडेंट बनाया, स्टूडेंट S1, और मान लो उसकी आपने आईडी दी 1, नेम दिया राम और ब्रांच दी सीएस। फिर आपने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट S2, आईडी 2, नाम श्याम, ब्रांच ईसी। ठीक है, ऐसा करने से मैंने 2 स्टूडेंट बना लिए, एक का नाम है S1 और एक का नाम है S2। S1 के पास 3 चीजें हैं, S2 के पास 3 चीजें हैं। कौन सी 3 है? आईडी, नेम और ब्रांच। आईडी, नेम और ब्रांच। इसके आईडी में 1 है, ब्रांच में सीएस है। इसके आईडी में 2 है और ब्रांच में ईसी। फिर आपने S1 से ये फंक्शन कॉल करा, एलिजिबिलिटी। इससे कॉल करने पे ये आया इस फंक्शन में। इसने कहा इसकी ब्रांच, S1 की ब्रांच कौन सी थी? सीएस। सीएस के बराबर है क्या? एकदम है, दोनों बराबर है, तो ये 0 रिटर्न करेगा। 0 रिटर्न पे इसने क्या रिटर्न कर दिया? 1। तो मुझे वापसी में क्या मिल गया? 1। तो मैंने यहां पे ले लिया इंट x, और यहां मैंने ले लिया इंट y। S2 डॉट चेक एलिजिबिलिटी, सी आउट x और y। आंसर क्या आएगा? 1 और 0, क्योंकि पहले के लिए एलिजिबिलिटी क्या देगा? ट्रू, मतलब 1, और दूसरे के लिए एलिजिबिलिटी क्या देगा? तो इस फंक्शन की 2 कॉपी नहीं बनेगी ना, फंक्शन की 2। जिस ऑब्जेक्ट से मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, ये उसी ऑब्जेक्ट के लिए क्या करने लग जाएगा? काम करने। ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ क्या होंगे? आईडी, नेम और ब्रांच। अगर 10 ऑब्जेक्ट है तो हर ऑब्जेक्ट के पास क्या होगा? आईडी, नेम और ब्रांच। कैसे? हाँ, कोई भी कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे S1 डॉट चेक एलिजिबिलिटी कॉल किया, यहां पे आ गया। अब इस फंक्शन में क्या करना चाह रहे हो आप? फिर कैसे जाएगा? ऑब्वियसली जो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट होगा वही उसको क्या करेगा? एक्सेस करेगा, दूसरा उसको एक्सेस। अगर मैं एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना दूं, एम्प्लॉय E1, और कोई कहे एम्प्लॉय E1 डॉट चेक एलिजिबिलिटी, तो एरर आएगी। अरे हो सकता है अगर E1 एम्प्लॉय क्लास में ये फंक्शन है तो कॉल होगा, अदरवाइज कॉल नहीं होगा। तो बहुत सिंपल वे में अगर मैं ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊं तो क्लास के वेरिएबल को ऑब्जेक्ट बोला जाता है, और इसी को क्लास का इंस्टेंस बोला जाता है। इंस्टेंस या इंस्टांस जो भी आप बोलो, क्लास के ऑब्जेक्ट के पास उस क्लास में बनाए गए सभी वेरिएबल्स होते हैं, उस क्लास में बनाए गए सभी डेटा मेंबर्स होते हैं। मेरी बात समझना। और क्लास के ऑब्जेक्ट से, क्लास के ऑब्जेक्ट के पास डेटा मेंबर्स होते हैं, और क्लास के ऑब्जेक्ट से किसको कॉल किया जाता है? को कॉल किया जाता है। तो मतलब ऑब्जेक्ट के पास मेंबर फंक्शन नहीं होते, ऐसे नहीं 5 ऑब्जेक्ट बनाए, पांचों के पास अपना अपना मेंबर फंक्शन है। नो, हर ऑब्जेक्ट से, किसी भी ऑब्जेक्ट से उस मेंबर फंक्शन को कॉल किया जा सकता है। ओके, अगर इतनी कहानी क्लियर है तो आपको ऑब्जेक्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मैं नोट्स पे चलता हूं।
क्लास के वेरिएबल को ऑब्जेक्ट कहते हैं। एक क्लास में एक से अधिक ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे अभी हमने बनाए थे। ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होने के बाद ये मेमोरी में वेरिएबल्स के समान क्या लेता है, मेमोरी लेता है, स्पेस लेता है। सिंटैक्स क्या है, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम। आइडेंटिफायर रूल्स के अकॉर्डिंग हर ऑब्जेक्ट के पास क्लास में डिक्लेयर किए गए सभी डेटा मेंबर्स होते हैं। ऑब्जेक्ट का यूज करके क्लास में डिफाइन सभी पब्लिक मेंबर को ऑब्जेक्ट से एक्सेस किया जा सकता है। यहां पे मैंने एक चीज लिखी है, कौन से मेंबर्स को, पब्लिक में। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था प्राइवेट मेंबर क्लास के बाहर से एक्सेसिबल नहीं होते, प्राइवेट मेंबर क्लास के बाहर से एक्सेसिबल नहीं होते। मतलब इसको आप ऐसा समझ लो, सबने प्याऊ देखे है ना, अंदर एक वाटर कूलर लगा होता है, बाहर गेट पे लॉक लगा होता है और एक टूटी आई हुई होती है बाहर। आप सिर्फ उस टूटी को यूज करके अंदर वाटर कूलर को एक्सेस कर सकते हो। फिर वाटर कूलर बाहर रख दो, कल मिलेगा नहीं, कोई ले जाएगा रात को, तो उसको सिक्योर करना है ना। तो हम वही तो काम क्लास से करते हैं, हम क्लास में प्राइवेट बना देते हैं, फिर कोई फंक्शन बनाते हैं जिसको पब्लिक कर देते हैं, फिर उस क्लास के पब्लिक फंक्शन के थ्रू उसके प्राइवेट चीजों को क्या कर लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं। तो क्लास का यूज करके क्लास में डिफाइन सभी पब्लिक मेंबर को ऑब्जेक्ट से क्या किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है। क्लास ऑब्जेक्ट को क्लास का क्या बोला जाता है, इंस्टेंस भी बोला जाता है। ओके, क्लास के लिए मेमोरी एलोकेशन नहीं होता, लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेशन होता है। इसको मैंने और डिटेल में बता दिया। अगर वो ऑटोमेटिक है तो वो स्टैक पे होगा, अगर वो स्टैटिक है या ग्लोबल या एक्सटर्न कीवर्ड का यूज करके बनाया गया है तो डेटा सेगमेंट में होगा, अगर वो डायनेमिकली मेमोरी का यूज करके बनाया गया है तो क्या होगा, क्लास एक तरीके से नक्शा बनाना है कि भाई हमने घर का एक नक्शा बना दिया, अब जब मैं रियलिटी में जब उस नक्शे का यूज करके घर बनाऊंगा तो वो वैसा ही बनेगा जैसा उस क्लास ने बताया। ठीक है, ठीक है, ये वही लाइन इंग्लिश में है, ईच ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास कंटेन्स ईच डेटा मेंबर विच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड क्लास। क्लास के ऑब्जेक्ट के पास उस क्लास में बनाए गए सभी डेटा मेंबर्स होंगे। जस्ट लाइक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की तरह हम क्लास के मेंबर को किसका यूज करके कॉल कर सकते हैं, डॉट। तो ऑब्जेक्ट का नाम, डॉट मेंबर का नाम। अब यहां पे दो चीज होगी, अगर मेंबर वेरिएबल है मतलब डेटा मेंबर है तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट का नाम डॉट डेटा मेंबर का नाम। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर फंक्शन है तो ऑब्जेक्ट का नाम डॉट फंक्शन का नाम, और अगर फंक्शन है तो आपको पता है साथ में क्या पास करते हैं हम, आर्ग्यूमेंट्स। तो अगर फंक्शन कॉल करना है तो आर्ग्यूमेंट्स पास कर देना, अगर फंक्शंस कॉल नहीं करना, डेटा मेंबर है तो डेटा मेंबर सीधा कॉल कर सकते। तो स्ट्रक्चर की तरह क्लास के वेरिएबल मेंबर्स को भी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा के क्या करते हैं, यूज करते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, देखो, ऑब्जेक्ट S1 डॉट चेक एलिजिबिलिटी। ऐसा करने से हमने S1 ऑब्जेक्ट से कौन सा फंक्शन कॉल कर लिया, चेक एलिजिबिलिटी। इसको बोलते हैं मैसेज पासिंग। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, आसान भाषा में बोलूं, क्लास के ऑब्जेक्ट से क्लास के फंक्शन को कॉल करना इज कॉल्ड मैसेज पासिंग। क्लास के ऑब्जेक्ट से क्लास के फंक्शंस को कॉल करना उसको क्या बोला जाता है, मैसेज पासिंग। तो जस्ट लाइक स्ट्रक्चर वी कैन यूज कॉल मेंबर्स ऑफ क्लास बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर, बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट कॉलिंग और यूजिंग ऑफ क्लास मेंबर इज कॉल्ड मैसेज पासिंग। या एक क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि मैसेज पासिंग के लिए कौन से ऑपरेटर का यूज करते हो, आंसर है डॉट ऑपरेटर का यूज करते हो। डेटा एनकैप्सुलेशन हमने परसों डिस्कशन कर लिया था, इनहेरिटेंस का डिस्कशन करते हैं।
देखो एब्स्ट्रैक्शन है, एब्स्ट्रैक्शन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इनहेरिटेंस का डिस्कशन करेंगे। इनहेरिटेंस क्या है? चलो फ्री स्टाइल से समझते हैं, रटाफिकेशन वाली भाषा नहीं यूज कर रहे, फ्री। मान लेते हैं कि चंद्रेश ने ना एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, चंद्रेश फाइनल ईयर में था और उसने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जिसका नाम है लाइब्रेरी सिस्टम। ठीक है, कॉलेज के फाइनल ईयर स्टूडेंट में इन्होंने एक लाइब्रेरी सिस्टम बनाया और लाइब्रेरी सिस्टम के लिए इन्होंने अपने लाइब्रेरियन से कांटेक्ट किया और लाइब्रेरियन ने कहा कि भाई देखो बहुत सिंपल सी अप्रोच होती है, जनरली दो ही फंक्शन होते हैं, एक होता है स्टूडेंट को इश्यू बुक करना और एक होता है स्टूडेंट से वापस बुक लेना। ठीक है, ईसीबी की लाइब्रेरी थी तो वो कह रहे हैं कि बहुत सिंपल सा है, आप इश्यू बुक करोगे और जब वो स्टूडेंट रिटर्न करने आएगा तो आप बुक को क्या कर लोगे, रिटर्न कर लोगे। बहुत सिंपल सा इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे पता चला स्टूडेंट्स क्या करते, बुक इश्यू कर लेते थे, रिटर्न करते ही नहीं थे। फर्स्ट ईयर में इश्यू करते थे, फाइनल ईयर तक रिटर्न नहीं करते थे। तो कॉलेज ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी। पॉलिसी क्या कर दी कि आपको बुक मिलेगी 3 महीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर 3 महीने के बाद भी अगर आपके पास बुक है तो जब आप उसको जमा कराओगे, जितने एक्स्ट्रा दिन है ना, पर डे 10 रुपए पेनल्टी के साथ आपको जमा करानी पड़ेगी। लेकिन इसकी क्लास तो बहुत सिंपल सा, इसके अंदर तो कोड बहुत सिंपल था। स्टूडेंट बुक लेके आया, लाइब्रेरियन को दी, लाइब्रेरियन ने जमा कर दी। अब क्या हुआ, ये तो कॉलेज से पास आउट हो गया, नया बंदा आया, लाइब्रेरियन ने अपनी प्रॉब्लम उसको बताई कि यार ये कोड था और इश्यू बुक तो ओके है, इट्स ऑल फाइन, इश्यू बुक ओके है और सर्च बुक ओके है। अगर लाइब्रेरियन कोई बुक सर्च करना चाहता है तो वो ओके है, लेकिन रिटर्न बुक का प्रॉब्लम है, रिटर्न बुक का प्रॉब्लम है। वो कह सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं शुरू से वापस बनाने लगता हूँ, इश्यू बुक और सर्च बुक और रिटर्न बुक मैं सारा वापस बना लेता हूँ। फिर किसी ढंग के आदमी ने उनको सलाह दी, सारा क्यों बना रहा है, ये तो कोड ऑलरेडी कंपाइल्ड है, मतलब इसमें तो कोई एरर नहीं है, तू सारा बनाएगा, सारे कोड को वापस से क्या करेगा, कंपाइल्ड करेगा, क्यों टाइम बर्बाद करे। एक काम कर, इसका तू एक क्लास बना, इसको कॉपी कर ले इसमें और इसको नया लिख दे। तो वो कहे सर इसमें भी क्या समझदारी हुई, कोड तो उतना ही रहा, उल्टा बढ़ा और इसको भी वापस से क्या करना पड़ेगा, कंपाइल्ड करना पड़ेगा। फिर किसी और समझदार आदमी ने कहा एक काम कर, इसको इनहेरिट कर ले, इसको क्या कर ले, इनहेरिट कर ले, लाइब्रेरी को इनहेरिट कर ले, क्लास न्यू लाइब्रेरी कोलन पब्लिक लाइब्रेरी, इसको इनहेरिट कर ले। तूने कहा सर कर लिया, मैंने नेट पे सिंटैक्स देखा था, क्लास मेरी क्लास का नाम कोलन डिनोट करता है इनहेरिटेंस को, और किसको इनहेरिट कर रहे हैं, लाइब्रेरी को, पब्लिक क्या वो बाद में बात करें। तो मैंने कहा इसका फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि सर ये सारा का सारा कोड बिना लिखे कहां आ गया, यहां आ गया, सारा का सारा कोड इसको बिना लिखे कहां पे मिल गया, ये सारा कोड, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। फायदा क्या हुआ, इस क्लास के ऑब्जेक्ट से न्यू लाइब्रेरी एल, न्यू लाइब्रेरी एल, मेरी ध्यान से समझना मेरी बात है, ये एक क्लास थी जिसका नाम था डेमो। इस डेमो क्लास के अंदर ये एक फंक्शन था जिसका नाम था फन, ये एक fun1 और इसका नाम था fun2। इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया डेमो डी डॉट fun3 कॉल किया, क्या होना चाहिए, है ही नहीं, 1 है और 2 है। और जनरली क्या है, जब आप किसी क्लास के ऑब्जेक्ट से फंक्शन कॉल करते हो तो वो फंक्शन कौन सी क्लास में सर्च करता है, उसी क्लास में। तो यहां पे उसने fun1 देखा, fun2 देखा, fun3 नहीं देखा, उसने कंपाइल टाइम एरर दे दी, भाई ये तो फंक्शन था ही नहीं। लेकिन जब आप इनहेरिटेंस कर लेते हो ना,
कर लिया इनहेरिटेंस। और जब इस ऑब्जेक्ट से आप कोई फंक्शन कॉल करते हो, इशू बुक, तो वो पहले तो देखता है कहां पे, अपनी क्लास में। कौन सी क्लास का है? न्यू लाइब्रेरी का है ना, अपनी क्लास में। लेकिन अगर उसको अपनी क्लास में नहीं मिलता ना, तो वो कहां चला जाता है? अपने ऊपर वाली क्लास में चला जाता है जिसको आपने इनहेरिट किया है। तो ये फंक्शन कहां से कॉल हो जाएगा? यहां से कॉल हो जाएगा। बस ये इनहेरिटेंस है रियलिटी में। इस क्लास के ऑब्जेक्ट को मैंने परमिशन दे दी, भाई तू अपनी चीजें तो एक्सेस कर ही सकता है, साथ में तू अपने जो ऊपर क्लास है ना, जिसको आपने इनहेरिट किया, उसको भी क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है। दिस इज द रियल कॉन्सेप्ट। ये रियल कॉन्सेप्ट है कि ऐसा नहीं है ये सारे उठ के यहां आ जाएंगे, उठ के आ जाएंगे तो फिर फायदा ही क्या? सिर्फ इसके पास अपने खुद के फीचर्स रहेंगे। जैसे यहां पे मैंने क्या बना लिया? रिटर्न बुक, और यहां पे मैंने कोड लिख दिया, भैया रिटर्न बुक में डेट ली, आज की किस तारीख को इशू हुई थी वो चेक करी, दोनों का डिफरेंस निकाला। अगर डिफरेंस 90 दिन से ज्यादा है तो मैंने डे कैलकुलेट किए, 10 रुपए पर डे की पेनल्टी के हिसाब से उसको बोला पेनल्टी जमा करा, फिर मैं आगे काम करूंगा। ओके, अब मैं जैसी एल डॉट रिटर्न बुक करता हूं तो पहले जाएगा ये अपनी क्लास के पास, तो रिटर्न बुक कौन सा कॉल हो जाएगा? ये वाला कॉल हो जाएगा, और ये वाला कोड क्या हो जाएगा? काम कर जाएगा। जब मैं इश्यू बुक करता हूं तो पहले जाएगा इसके पास, नहीं है कहां चला जाएगा? ऊपर। यहां पे मैंने बहुत सारी चीजें समझा दी आपको। ये जो मैंने रिटर्न बुक यहां पे वापिस लिखा है ना, इसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, सॉरी ओवरराइडिंग। इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन ओवरराइड। अगर आपको अपनी इनहेरिट की गई क्लास में कुछ पसंद नहीं आ रहा ना, तो आप उस फंक्शन को वापस लिख दो और उसकी फंक्शनैलिटी बदल दो। तो जब आप इस क्लास के ऑब्जेक्ट से उस फंक्शन को कॉल करोगे ना, तो ये कॉल होगा, ये कॉल नहीं। अब चंद्रेश एक चीज बता, इन दोनों के नाम सेम होने चाहिए क्या? ओवरराइडिंग कर रहा हूं, इन दोनों के नाम क्या होने चाहिए? एकदम। अगर सेम होगा तो ही तो वो कंफ्यूज होगा ना। अगर इसका नाम कुछ और होता, इसका कुछ और होता, तो इसके नाम से कॉल करता तो वो वाला कॉल हो जाता ना, होता ना। और है ना हमारे जेल रोड पे व्यास जी व्यास जी व्यास जी व्यास जी व्यास जी। अब कौन से ओरिजिनल है कुछ नहीं पता। जो अब अनजान बंदा तो जो भी पहला व्यास जी देखेगा वहां पे रुक के, तो अगर वो कुछ नाम और रखते तो कैसे डिफरेंट? नाम सेम रखेंगे तो ही तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा ना। तो ये दोनों के नाम क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। यहां पे ये एक आर्ग्यूमेंट लेता है, तो यहां पे भी ये कितने आर्ग्यूमेंट लेगा? इंटीजर टाइप का। यहां पे ये इंटीजर ले रहे तो यहां पे भी क्या लेगा? सब कुछ सेम रखेगा तो ही तो कंफ्यूजन होगा, वरना कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, इनहेरिट कौन सी क्लास ने की है? न्यू लाइब्रेरी। इसको बोला जाता है डिराइव्ड क्लास। अगर जावा में तो क्या बोला जाता है? एक और टर्मिनोलॉजी यूज कर ली जाती है, चिल्ड्रन। बाकी गलत है, चिल्ड्रन टर्मिनोलॉजी नहीं होती। चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास टर्मिनोलॉजी नहीं होती। सी प्लस प्लस है तो वर्ड इज डिराइव क्लास, जावा है तो वर्ड इज सब क्लास। और जो जिससे इनहेरिट कर रहा हूं उसको सुपर क्लास या फिर बेस क्लास, या फिर वही बात है पेरेंट क्लास। तो सुपर क्लास जावा में यूज होती है, बेस क्लास सी प्लस प्लस में टर्मिनोलॉजी यूज होती है, और जनरली हम पेरेंट और चाइल्ड बोल देते हैं। तो देखो, इन इनहेरिटेंस एक क्लास बनी बनाई क्लास का यूज करके बनाई जाती है। तो ये क्लास इस क्लास का यूज करके बनाई गई, इसको इनहेरिटेंस कहा जाता है। इनहेरिटेंस करने के लिए सी प्लस प्लस में क्या लगाया जाता है? कोलन। कोलन के बाद इसको बोलते हैं मोड ऑफ इनहेरिटेंस, वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्या मतलब होता है। और ये उस क्लास का नाम हुआ जिसको वो इनहेरिट कर रहा है। तो मतलब ये हुआ डिराइव्ड क्लास का नाम और ये हुआ बेस क्लास का नाम। ठीक है, अब रियल कॉन्सेप्ट क्या है?
इस क्लास के ऑब्जेक्ट से मैं इसकी चीजें तो एक्सेस कर ही सकता था, लेकिन साथ में किसकी चीजें भी एक्सेस कर सकता हूं, ऊपर वाले की चीजें भी एक्सेस कर सकता हूं। और कौन सी चीजें एक्सेस कर सकता हूं, जो कैसी है, नॉन प्राइवेट है, प्राइवेट नहीं है। जब मैं आसान बोल दूं जो पब्लिक है, लेकिन नॉन प्राइवेट ज्यादा अच्छा वर्ड है क्योंकि प्रोटेक्टेड भी होता है। नहीं डाल सकते। अगर एक्स्ट्रा डाल दोगे, मान लो यहां पे तूने कहा इंट आर, तो यहां पे अगर मैंने 2 पास कर दिए 2,3, तो ये वाला कॉल हो जाएगा। लेकिन अगर यहां से मैंने 1 पास कर दिया तो ऊपर वाला कॉल हो जाएगा एकदम। तो एडिट तो कोड होगा, नाम थोड़ी ना एडिट हो रहा है। अंदर तो डाल सकते हो ना, यहां तो कुछ भी करो ना, यहां पे इसके बाद 2 वेरिएबल है, यहां पे 50 वेरिएबल है, सब सेम होना चाहिए। ये वर्ड है तो ये भी क्या होता है, मतलब फंक्शन का प्रोटोटाइप जो होता है ना, नाम, नेम, पैरामीटर्स, वो सेम होता है। किसी चीज को छुपा रहे हो तो एकदम उसके पीछे ऐसी चीज रखोगे ना जो एकदम उसको पूरा छुपा ले। ये पूरा, इसको बोलते हैं फंक्शन की ओवर राइडिंग। तो दिस इज बेस क्लास, दिस इज सब क्लास, डिराइव्ड क्लास। डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से मैं डिराइव्ड क्लास की फंक्शनैलिटी तो कॉल करता ही था, अब मैं किसकी कर सकता हूं, बेस क्लास की भी कर सकता हूं। जिसको इनहेरिट कर रहे, जिसके फीचर्स तू अपने पास ले रहा है, वो हुआ बेस क्लास या पेरेंट क्लास या फिर सुपर क्लास। कहते हैं ना फादर के फीचर्स बच्चे में आते हैं, तो जो फादर हुआ वो बेस क्लास है, बच्चा कौन सा है, चाइल्ड क्लास है या डिराइव्ड क्लास है। अगर मेरी ये पूरी कहानी समझ गए तो इनहेरिटेंस बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहली लाइन ओप्स का ये फीचर कोड रीयूज एबिलिटी, रीयूज मतलब वापस से यूज करना, या एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी का क्या मतलब है, देखो आपकी ये एक क्लास है, ए क्लास, ये क्लास मुझे एक ये फंक्शन दे रहा है और एक ये फंक्शन दे रहा है। ये मेरी दूसरी क्लास है बी क्लास, इसमें मुझे ये दोनों फंक्शंस तो चाहिए ही थे, लेकिन साथ में एक ये वाला फंक्शन भी चाहिए था, F1, F2, F1, F2 और साथ में क्या चाहिए था। तो मैं F1, F2 वापस क्यों लिखूं, इसको इनहेरिट कर लेता हूं। तो F1, F2 तो ऑटोमेटिकली आ गई, इसके अंदर सिर्फ क्या लिख दिया। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, एक्सटेंड करना मतलब बढ़ाना। तो आपके बेस क्लास की फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए आप किसका यूज कर सकते हो, इनहेरिटेंस का यूज कर सकते हो। साइज किसका, कम क्यों रहेगा, साइज इस पे डिपेंड करता है क्या, फंक्शंस पे, साइज वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट का, अभी बनाया ही नहीं। अगर मैं यहां इंट एक्स वाई लिखता, इंट यहां पे जेड लिखता, तो इस क्लास के ऑब्जेक्ट के पास 3 वेरिएबल होते हैं एक्स वाई जेड, और इस क्लास के ऑब्जेक्ट के पास 2 वेरिएबल होते हैं एक्स एंड वाई। तो देखो ओप्स का ये कॉन्सेप्ट रीयूज एबिलिटी या एक्सटेंसिबिलिटी की सुविधा प्रदान करता है। इसमें एक क्लास के प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स को दूसरी क्लास में क्या कर लिया जाता है, ऐड नहीं बोलते, बेटर वर्ड लिखते हैं, इनहेरिट करते हैं। इस तरह से एक क्लास की पहले से अपनी कुछ प्रॉपर्टी और बिहेवियर होती है, लेकिन साथ में किसी दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी और बिहेवियर भी उसमें क्या हो जाती है, आ जाती है। बहुत सिंपल वे में अगर मैं बोलूं, क्रिएटिंग अ न्यू क्लास, क्रिएटिंग अ न्यू क्लास फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास, बनी बनाई क्लास से नई क्लास बनाना इज कॉल्ड इनहेरिटेंस।
नई क्लास बनाना किससे, जो क्लास ऑलरेडी बनी हुई है, तो उसको क्या बोला जाता है, इनहेरिट। क्लास जिसको इनहेरिट किया गया है उसको बेस क्लास या सुपर क्लास कहा जाता है। साथ में अगर वर्ड ऐड करना चाहो तो आप कर लो, पेरेंट। क्लास जो इनहेरिट कर रही है उसको डिराइव्ड या सब क्लास या फिर चाइल्ड क्लास कहा जाता है। डिराइव्ड क्लास के, अब मेरे पॉइंट ध्यान से समझना, डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के पास बेस क्लास के क्या होते हैं, डेटा मेंबर, और डिराइव्ड क्लास के क्या होते हैं, डेटा मेंबर। इस पॉइंट को मैं समझाता हूं। देखो, क्लास ए के पास है इंट x, y। क्लास बी कोलन पब्लिक ए, बी ने ए को इनहेरिट कर लिया, इसके पास है इंट z। अब समझते हैं, डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के पास, इनमें से डिराइव्ड कौन है, निखिल कौन है डिराइव्ड, निखिल सो गया। डिराइव्ड कौन है ए और बी में, ए डिराइव्ड है। इनहेरिट किसने किया, बी ने। किसको इनहेरिट किया, बी। डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट मतलब किसके ऑब्जेक्ट के पास, बी के ऑब्जेक्ट के पास। डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के पास, ओबी के पास क्या होगा, बेस क्लास के डेटा मेंबर। बेस क्लास का डेटा मेंबर कौन है, एक्स और वाई। डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के पास बेस क्लास का डेटा मेंबर, और डिराइव्ड क्लास का डेटा मेंबर कौन है, बताओ। ओबी का साइज क्या है, 6 बाइट्स। ओबी का साइज क्या है, 6 बाइट्स। समझ गए। तो आपको अगर कोई बेस क्लास बना के दे दे, डिराइव्ड क्लास बना के दे दे, और फिर डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के दे दे, और पूछे आपसे कि इसके ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा, तो आपको ऊपर वाली क्लास के मेंबर्स भी लेने हैं, नीचे वाली क्लास के मेंबर्स भी लेने हैं, और उनका जो टोटल साइज होगा वही उसका क्या होगा, साइज होगा। ओके, देखो इसी एग्जांपल में ए ओबीजे, ओबीजे का साइज क्या होगा, 4, क्योंकि वो कौन सी क्लास का है, ए क्लास का। ए क्लास के पास क्या क्या होगा, एक्स और वाई। चलो ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट पॉइंट, डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से, एक तो देखो हम हर बार वही बात बोल रहे हैं, उसके पास क्या होगा, और उससे डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से बेस एंड डिराइव्ड दोनों क्लास के कौन से मेंबर को कॉल किया जा सकता है, पब्लिक मेंबर को कॉल किया जा सकता है, प्राइवेट मेंबर को कॉल नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं सिंटैक्स की। जब आप डिराइव्ड क्लास बना रहे होगे तो आप लिखोगे क्लास, डिराइव्ड क्लास का नेम, कोलन। कोलन यहां पे डिनोट करता है किस चीज को, इनहेरिटेंस। फिर आप लिखते हो विजिबिलिटी मोड। अभी के लिए हम हमेशा क्या लिखेंगे यहां पे, पब्लिक, ठीक है। और उसके बाद कौन सी क्लास का नाम, बेस क्लास का नाम। अगर आप विजिबिलिटी मोड नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट यहां पे प्राइवेट आ जाता है, बाय डिफॉल्ट क्या आ जाता है, प्राइवेट। इसलिए अभी हम सब जगह क्या लिखेंगे, पब्लिक लिखेंगे। तो यहां विजिबिलिटी मोड एसएस स्पेसिफायर को दर्शा, एसएस स्पेसिफायर कौन से, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। जो प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। और बेस क्लास का नाम तो किसको डिनोट करेगा, उस क्लास के नाम को डिनोट करेगा। अब अलग अलग सिनेरियो का देखते हैं। देखो अब जावा में यही चीज क्या होती है, कोलन और विजिबिलिटी मोड की जगह जावा में एक कीवर्ड बना दिया जिसको क्या बोला जाता है, एस्टेंस। अगर आपने एस्टेंस का जावा में यूज किया, इट मींस आप इनहेरिटेंस कर रहे हो, ठीक है। यहां पे अलग सिंटैक्स है, वहां पे सिंटैक्स चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। ओके, अब देखो अलग अलग डायग्राम समझते हैं। जनरली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, 5 तरह की इनहेरिटेंस है। सिंगल लेवल, इसको कई बार सिंपल इनहेरिटेंस भी बोल दिया जाता है,
ठीक है। मल्टी लेवल, मल्टीपल, हिरार्किकल और हाइब्रिड। देखो समझते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सिंगल लेवल। देखो ऐसा कुछ है, एक क्लास है सुपर और एक क्लास है सब। अगर एक क्लास एक दूसरी क्लास को इनहेरिट कर रही है तो वो इनहेरिटेंस कौन सी इनहेरिटेंस है? सिंपल या सिंगल है। देखो यहां पे बीच में क्या लिखा है, ये कोई जावा का डायग्राम कॉपी किया होगा, जिसने भी ये डायग्राम बनाया हुआ है वो जावा का है। सिंगल इनहेरिटेंस में बी क्लास ए को इनहेरिट कर रही है। चलो मैं यहां पे लिखता हूं, तो क्लास ए तो ऐसा ही कुछ बना होगा, क्लास बी ऐसी बनी होगी, क्लास बी कोलन पब्लिक ए। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो जो इनहेरिटेंस है वो कौन सी इनहेरिटेंस है? सिंगल इनहेरिटेंस। तो यहां पे देखो स्ट्रक्चर कह रहा है ए और बी दो ही क्लास है और बी ने ए को क्या किया हुआ है? इनहेरिट किया। अब एक चीज और समझना, कोई आके बोल सकता है कि सर एक जगह मैंने ऐसा देखा था ए बी एरो ऊपर की तरफ था और ये सुपर क्लास थी और ये सब क्लास थी, मतलब ये बेस क्लास थी और ये कौन सी क्लास लिखी हुई थी? बेटा ये सही डायग्राम यही है, वो डायग्राम गलत है। गलत क्यों है? देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा गलत है, एक नोटेशन यूज होती है जिसको बोलते हैं यूएमएल, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, जो बेसिकली क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो भी चीजें होती है जैसे इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, सबको डिनोट करने के लिए ये सिंबल्स बनाती है। सबको डिनोट करने के लिए क्या बनाती है? सिंबल्स। इसने जो सिंबल बनाया है ना इनहेरिटेंस का, वो ये बनाया है। नीचे डिराइव्ड क्लास है और ऊपर कौन सी क्लास है? बेस क्लास। लेकिन जनरली हम जो डिनोट कर देते हैं वो ऐसे डिनोट कर देते हैं कि ये बेस है और ये क्या है? डिराइव्ड है। तो रियल डायग्राम ये है अकॉर्डिंग टू ह्यूमन यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ये लैंग्वेज क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जितने भी फीचर्स है ना उनको डिनोट करने के लिए किसको बनाया जाता है? यूएमएल ने हर चीज के लिए सिंबल्स बनाए हैं। देखो क्लास ऐसे डिनोट की जाती है यूएमएल में, इसको 3 भाग में बांट लिया जाता है। पहला भाग के बीचों बीच में लिखा जाता है क्या? क्लास का नाम। दूसरा पार्ट किसके अंदर क्या लिखे जाते हैं? डेटा मेंबर। तीसरे पार्ट में उनके क्या लिखे जाते हैं? मेंबर फंक्शन। जैसे आपका डेटा मेंबर एक्स था तो यहां पे लिखा जाएगा एक्स और वाई। अगर वो प्राइवेट थे तो इनके आगे कौन सा सिंबल होगा? माइनस का। अगर वो पब्लिक थे तो इनके आगे कौन सा सिंबल होगा? प्लस का। समझ रहे ना? डायग्राम वाइज क्लास को कैसे डिनोट करना है, इनहेरिटेंस को कैसे, उसके लिए अलग अलग सिंबल्स दिए किसके अंदर? यूएमएल के अंदर। यूएमएल में ये सिंबल ऐसा है, लेकिन जनरली ये सिंबल हम क्या करते हैं? ऊपर से नीचे डिनोट करते हैं। दूसरी है मल्टी लेवल। मल्टी लेवल का मतलब देखो यहां से डायग्राम से समझते हैं। एक क्लास थी शेप, पॉलीगन ने किसको इनहेरिट किया? शेप को। और ट्राइंगल ने किसको इनहेरिट किया? पॉलीगन। तो मैं ऐसा बोल दूं, अगर किसी की बेस क्लास किसी दूसरी क्लास की डिराइव्ड क्लास है, समझ रहे हो, या मेरी जो क्लास है वो एक क्लास को इनहेरिट कर रही है जो खुद एक डिराइव्ड क्लास है किसी और क्लास की, तो ऐसी इनहेरिटेंस को क्या बोला जाता है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मेरी बात ध्यान से समझना। इसमें कैसे बनाऊंगा मैं? क्लास शेप ने तो किसी को इनहेरिट नहीं किया। क्लास पॉलीगन ने इनहेरिट किया है शेप को। फिर क्लास ट्राइंगल, इसने इनहेरिट किया है पॉलीगन को। अब बताओ, इसके पास मान लो एक x वेरिएबल था, इसके पास y वेरिएबल था, इसके पास z वेरिएबल था। इस क्लास के ऑब्जेक्ट के पास क्या क्या होगा? इस क्लास के ऑब्जेक्ट के पास, और इसके पास
इस क्लास के ऑब्जेक्ट से मैं इसके फंक्शंस को कॉल कर सकता हूं, पब्लिक चीजों को, फंक्शंस हो या वेरिएबल्स हो, इसके पब्लिक चीजों को एक्सेस कर सकता हूं और इसकी पब्लिक चीजों को। इस क्लास के ऑब्जेक्ट से मैं इसकी पब्लिक चीजों को एक्सेस कर सकता हूं, इसकी पब्लिक चीजों को एक्सेस कर सकता हूं। ये जो फीचर है ये कौन सा है? मल्टी लेवल। तो ए बी सी, बी ने ए को इनहेरिट कर दिया और सी ने किसको इनहेरिट कर दिया? बी को इनहेरिट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो नीचे जो बना रखे हैं, देखो क्लास शेप, पॉलीगन ने मोड पब्लिक हो गया, शेप को किया, ट्रायंगल ने मोड पब्लिक हो गया और किसको कर दिया? पॉलीगन को कर दिया। अब तीसरी इनहेरिटेंस और चौथी इनहेरिटेंस में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, जिसको बोलते हैं मल्टीपल और हिरार्किकल। एकदम ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीपल। अब देखो हिरार्किकल कैसे शेप होती है? ट्री लाइक हिरार्की। तो देखो मल्टीपल क्या है कि मेरी ये क्लास है सी, ये क्लास इस ए को भी इनहेरिट कर रही है और इस बी को भी इनहेरिट कर रही है और इस डी को भी इनहेरिट कर रही है। डॉट 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 लगा लो। अगर एक क्लास के लिए एक से ज्यादा बेस क्लास है, अगर एक क्लास के लिए एक से ज्यादा बेस क्लास है, तो इस इनहेरिटेंस को कौन सी इनहेरिटेंस बोला जाता है? मल्टीपल इनहेरिटेंस बोला जाता है। देखो कॉन्सेप्ट समझो, क्लास ए, क्लास बी, ठीक है, क्लास सी कॉलन पब्लिक कोमा ए कोमा पब्लिक बी। तो सी ने दोनों क्लास को इनहेरिट कर लिया, एक ए को और बी। और एक चीज और सीखने को मिली, हर क्लास के साथ उसका मोड लिखना पड़ेगा। पब्लिक ए पब्लिक बी, पब्लिक ए कोमा बी नहीं लिखना तो बी प्राइवेट हो जाएगी, बी कैसी हो जाएगी? तो पब्लिक ए पब्लिक बी। तो देखो इसको ऐसे डिनोट किया कि सी ने कौन कौन सी क्लास को इनहेरिट किया? ए कोमा बी। अब इसमें देखो एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कब? मान लो इस क्लास में एक फंक्शन था फन और इस क्लास में भी एक फंक्शन था फन, कोई प्रॉब्लम हो सकती है? ए और बी का तो कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो ए में भी फन है और बी में भी फन है। अब सी के ऑब्जेक्ट से, इस क्लास के ऑब्जेक्ट से मैंने फन कॉल किया और इसके पास खुद का फन नहीं है, तो किसका फन? ए का या बी का? ए का या बी का? तो ये चीज एक्चुअल में कंफ्यूजन क्रिएट करती है सी प्लस प्लस के अंदर। सी प्लस प्लस में इसका सॉल्यूशन है, उस सिनेरियो में मुझे लिखना पड़ता है ओबी डॉट ए कोलन कोलन फन। मतलब समझ गए? मतलब फन जो किसका है? ए का है, इसको बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो हमें खुद से बताना पड़ता है कि भाई किसका फन, ए का या बी का। और जावा में ये ऑपरेटर होता ही नहीं है, तो इसीलिए तो नहीं है ना, जावा में ये ऑपरेटर नहीं होता तो कैसे बताएं? और कोई तरीका है नहीं जावा में, तो जावा कहते हैं मैं तो सपोर्ट ही नहीं करूंगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस को मैं सपोर्ट नहीं करता। जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होती, इस पे सबसे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है। जावा में कौन सी, जावा किस प्रकार की इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता, या रीजन नहीं आएगा बस। रीजन तो जावा में स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर्स नहीं होते, इसलिए जावा में हम एक्सप्लिसिटली बता नहीं सकते कि कौन सी क्लास का फंक्शन हम कॉल करना चाहते हैं। कैसे भी लिख ले, पहले बी लिख ले, ए लिख ले, सी उसके बाद लिखी जाएगी। ए और बी के बाद क्या लिखी जाएगी? सी लिखी जाएगी। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस को जावा सपोर्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जावा में स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं होते। और कई बार आ जाता है क्वेश्चन, चूज करेक्ट आंसर, सी प्लस प्लस मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, कॉमा जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता, बी ऑप्शन सी ऑप्शन समथिंग लाइक दिस। तो हमें उस हिसाब से देखना है, जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। ओके
आपको ये पूछने सर मल्टीपल इनहेरिटेंस में बेस क्लास कितनी होनी चाहिए, 1 हो, 2, 3, 4 कितनी भी हो, मिनिमम 2 होनी चाहिए, क्योंकि अगर 1 होगी तो वो सिंगल इनहेरिटेंस हो जाएगी। मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 2 बेस क्लास होनी चाहिए। 3 होगी तो भी मल्टीपल है, 5 होगी तो भी मल्टीपल है। ठीक है, नेक्स्ट इज हियरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। देखो अब इसमें सिंबल उल्टे है, क्योंकि एक ही साइड से सारे डायग्राम नहीं उठाए हुए, अलग अलग साइड से उठाए हुए, इसमें सिंबल जो उल्टे डिनोट कर रहा है, मतलब ये यूएमएल के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो ये बेस क्लास थी, क्लास ए, क्लास बी डिराइव्ड क्लास थी, इसने इनहेरिट किया पब्लिक ए को। क्लास सी डिराइव्ड क्लास थी, इसने भी इनहेरिट किया ए को। इसी तरीके से चलेगी ना, मतलब ए को बी ने इनहेरिट किया और ए को ही सी ने इनहेरिट कर लिया। तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा। इसको हम बोलते हैं ट्री स्ट्रक्चर, और ट्री स्ट्रक्चर को ही हमने क्या नाम दिया हुआ है, हियरार्किकल। तो ये जो इनहेरिटेंस है, ये कौन सी इनहेरिटेंस है, हियरार्की। तो ए बी सी डी ने मिलकर किसको इनहेरिट किया हुआ है, ए। बी ने ए को, सी ने ए को, डी ने ए को। सबसे ज्यादा यूज होने वाली इनहेरिटेंस यही है। सब देख, मैं कह रहा था ना कंफ्यूज होगा, उसमें यही है। इसमें मल्टीपल एक को ही कर रहे हैं, वो वी बनाता है, ये ए बनाता है। ठीक है, तो हियरार्किकल इनहेरिटेंस कौन सी इनहेरिटेंस हो गई, जिसमें मल्टीपल डिराइव्ड क्लास है लेकिन उनके लिए बेस क्लास सेम है। मल्टीपल कौन सी हो गई, यहां एक ही डिराइव्ड क्लास ने मल्टीपल बेस क्लासेस को इनहेरिट किया हुआ है। ओके, एक लास्ट टाइप की इनहेरिटेंस आती है जिसको बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, अब ये हाइब्रिड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जावा में भी होती है, सी प्लस प्लस में भी होती है। जावा में कब नहीं होती, अगर मल्टीपल आ जाए। तो देखो, अगर मैं सी प्लस प्लस का देखूं तो इन दोनों क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, सिंगल इनहेरिटेंस। अगर मैं इन तीनों क्लासेस के बीच में देखूं तो मल्टी लेवल हो गया, और अगर मैं इन तीनों के बीच में देखूं तो मल्टीपल हो गया, अगर मैं इन दोनों के बीच में देखूं तो सिंगल हो गया। तो यहां पे एक से ज्यादा प्रकार की इनहेरिटेंस क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर किसी जगह पे एक से ज्यादा प्रकार की इनहेरिटेंस एग्जिस्ट करती है तो उसको क्या बोला जाता है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोला जाता है। जावा में ये सपोर्टेड नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कौन सी आ गई, मल्टीपल आ गई। जावा में ये सपोर्टेड है। ए बी सी डी, अगर मैं ए बी की इनहेरिटेंस देखूं तो सिंगल है, ए सी डी की देखूं तो मल्टी लेवल है, और ए बी सी की देखूं तो हियरार्किकल है। हियरार्किकल है, तो यहां पे 3 प्रकार की इनहेरिटेंस मुझे दिख रही है। तो ये कौन सी इनहेरिटेंस होगी, तो दोनों में सपोर्टेड है। जावा में ये सपोर्टेड नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके बीच में कौन सी आ रही है, मल्टीपल आ रही है। इसमें मल्टीपल नहीं आ रही, इसलिए जावा में ये चीज सपोर्टेड होती है। तो 5 तरह की इनहेरिटेंस है जिसपे सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंगल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हियरार्किकल और लास्ट हाइब्रिड। तो हमने देखो ट्री से तो बहुत समझे, ट्री टोपोलॉजी समझी थी हमने जब हम नेटवर्किंग कर रहे थे, हियरार्किकल मॉडल कर रहे थे जब हम डीबीएमएस कर रहे थे। डीबीएमएस के हियरार्किकल मॉडल होता है, नेटवर्क होता है, उसके बाद रिलेशनल मॉडल होता है, उसके बाद एक्सएमएल बेस मॉडल होता है, नो एसक्यूएल होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल होता है। एक हमने ईआर मॉडल भी पढ़ा था जो कॉन्सेप्चुअल था, रियलिटी में मॉडल नहीं होता, वहां पे भी एक बीच में आया था हियरार्किकल मॉडल। डीएसए में पूरा चैप्टर है ट्री का, यहां पे सारी शेप कैसे होगी, हियरार्किकल होगी। एचटीएमएल में हमने एक चीज पढ़ी थी, डोम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, जो भी ट्री लाइक स्ट्रक्चर था
जो पूरे वेब पेज का स्ट्रक्चर स्टोर करता था। तो मतलब जब भी हिरार्किकल की बात है ना, तो ट्री याद कर लेना, ताकि इसमें कंफ्यूजन नहीं है। और जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं होती। जावा में इनहेरिटेंस को करने के लिए एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज किया जाता है। जावा में, सी प्लस प्लस में किसका यूज करते हैं? कोलन का। कोलन का। जावा में किसका यूज करते हैं? एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करते हैं। सी प्लस प्लस में जो भी दिक्कतें थी ना, जावा ने उनको सही किया। जावा ने आसान बना दिया। ये मोड ऑफ इनहेरिटेंस का कोई मतलब नहीं था जो सी प्लस प्लस ने लगाया था, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, जावा ने हटा दिया। वो बताएंगे जब हम एक्सेस स्पेसिफायर पढ़ाएंगे ना, तब बताएंगे कि अगर प्राइवेट लिखेंगे तो कौन कौन से फीचर आएंगे, पब्लिक लिखेंगे तो क्या आएगा। तो जावा कहता है ये क्या बात हुई, इनहेरिटेंस कर रहे हो तो जो भी वहां पब्लिक है सब आना चाहिए ना। तो जावा ने मोड ऑफ इनहेरिटेंस हटा दिया, सिंपल लिख दिया एक्सटेंड्स। जो यहां पब्लिक है ना जावा में, वो इनहेरिटेंस है। क्लियर है? चलिए सही है। डी बी को मल्टी लेवल हो गया। वो मल्टीपल है, वही तो मल्टीपल है। एक तो ये है डी इसको भी कर रही है और इसको भी कर रही है, ये मल्टीपल है। ये ए है, बी है। अब ए, बी और डी में तो मल्टीपल है, ए, डी और ई में मल्टी लेवल है। 5 ही तो हो रही है, 5 ही तो है। मैं पहले कह रहा था हाइब्रिड और हायरार्किकल में बहुत कंफ्यूजन बनता है। जब पेपर में आता है ना क्वेश्चन, तो समझ नहीं आता कि ए कौन था और बी कौन था। क्लियर है पांचों? चल कल पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। टेस्ट रुक कर लूंगा, पहले सी प्लस प्लस कंप्लीट कराऊंगा फिर लूंगा टेस्ट। आज मैंने ना ग्रुप में सी प्लस प्लस के कुछ क्वेश्चंस डाले थे। पूरे क्वेश्चन तो नहीं होंगे, लेकिन जितने हो जाए कर लेना, क्योंकि पूरे के डाले हुए हैं, तो जितने हो जाए उतने कर लेना। हाँ 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 लेंगे, ऐसे तो खत्म ही नहीं होएगा। क्या हुआ? अच्छा नहीं नहीं